हेलो। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो यार? ए यार, भूल गया यार। आज मैं दूसरी क्लास में बता दूंगा आपको। आज आपकी दो क्लासेस रहेंगी, ठीक है? एक क्लास जो हमारी मिस हो गई थी ना, वो मंडे को हमारी क्लास नहीं रहती है। मंडे को हमारी क्लास नहीं होती है। बाकी ऑल डेज वी हैव क्लासेस। अच्छा। ठीक, जबलपुर आइएगा कभी भी आप आए तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉरी, यूपीएससी का हिंदी मीडियम का ऑनलाइन बैच आ चुका है। अगर आप एक बार जा कर के देखें तो मैं कल ही मैंने वीडियो देखा है, तो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर देता हूं। और मैं टीम से भी कहूंगा कि वो आपके साथ भी यूपीएससी के बैच की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो यूपीएससी का हमारा बैच भी आ चुका है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो सफिशिएंट है संजना, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अजय, मैं आज आज दूसरी क्लास में ज़रूर समझा दूंगा यार। मैं क्या बताऊँ, मैं भूल जा रहा हूँ 2 3 दिन से। ठीक है, मैं अगली क्लास में ज़रूर समझा दूंगा। नहीं नहीं, क्लास होगा। नहीं, ये संडे को कोशिश करते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा तो कर लेंगे क्लास। ठीक है, चलो फिलहाल तो अभी क्लास करते हैं। हाँ, आज एक्स्ट्रा क्लास होगी, ये तय है। वी विल हैव एक्स्ट्रा क्लास टुडे फॉर श्योर। ठीक है, कोई बात नहीं अनुराग, अभी तो शुरुआत है। तो परेशान थोड़ी ना सॉरी सूरज, आपको एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज बनाने की जरूरत भी नहीं है दोस्त। आप सिंपल भाषा बनाओ, है ना? जो हम लिख रहे हैं ना, इन्हीं वर्ड्स को आपस में जोड़ करके एक भाषा बनाओ। दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप एनसीईआरटी की भाषा ही बनाएं, वो जरूरी नहीं है। ठीक। हाँ, तो एक बार फिर आप राज, आप एक बार कंप्लीट कर लो। अभी निष्कर्ष समझ में नहीं आएगा, निष्कर्ष में समय लगेगा। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताने वाला हूँ दर्शन के बारे में। अब तो ठीक है यार। ओके, मैं आपको बता देता हूँ विषय भी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम पहले बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी पहले मुझे एक काम करो। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम क्लास से कनेक्ट कर दें। तो याद होगा दोस्तों, जो कल की क्लास हमने की थी, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कल की क्लास में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से महाजनपद का उदय हुआ, जिन कारणों की वजह से हमने राइज ऑफ महाजनपद देखा। पहले जन बने, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। तो हमने 16 महाजनपदों की बात की थी, आपको मैप भी दिखाया था। और उस मैप में आपको बताया था कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। फिर आपको एक होमवर्क भी दिया था, एक टेबल है, उस टेबल को बनाना है आप लोगों को। उम्मीद यही है कि आप सभी लोगों ने वो टेबल बना ली होगी और उस टेबल को याद भी करने का प्रयास किया होगा। आज की क्लास में मुख्य रूप से हमें मगध की चर्चा करनी है। मुख्य रूप से हमें मगध के बारे में बात करना है कि मगध का विकास कैसे होता है। मगध पर 3 प्रमुख वंशों का शासन होगा। एक हर्यक वंश का शासन होगा, शिशुनाग वंश का शासन होगा और नंद वंश का शासन होगा। और इसके बाद अल्टीमेटली वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाएगी। तो आज हम मगध के बारे में जानेंगे और मौर्य साम्राज्य के पहले की पूरी परिस्थितियों को हम समझ लेंगे, ताकि जब हम मौर्यंस के बारे में पढ़ें तो बैकग्राउंड बड़ा क्लियर रहे और सारी बातें हमें याद रहें। पर उससे पहले कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था,
उस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कि क्या प्रश्न था, और फिर हम मगध के बारे में चर्चा करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मगध। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। ठीक, अब बताइए क्या प्रश्न दिया था हमने कल आपको। अंतर है, देखो मगध एक महाजनपद है, इसी महाजनपद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी, लेकिन वो मगध तक नहीं रहेगा, वो पूरे भारत में फैल जाएगा। ये अंतर है, मगध से शुरुआत होती है। इसको ऐसे समझो कि आपका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन आगे जाकर के अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए या फिर आप कलेक्टर बन गए, तो अल्टीमेटली आप पूरे क्षेत्र को रूल करोगे। तो वो शुरुआत है मौर्य साम्राज्य की। मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम द मगध, देन इट एक्सपेंडेड इन द एंटायर इंडिया। ठीक है, ये अंतर है। प्रश्न बताइए एक बार मुझे। टेल मी हाउ टू राइट आंसर। डोंट वरी गोल्डी। भारत में 16 महाजनपद के उदय के क्या कारण थे? अधिकांश महाजनपद की अवस्थिति पूर्वी गंगा घाटी में क्यों हुई? चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न में दो बातें पूछी। पहली बात कि जो 16 महाजनपद हैं उनका उदय क्यों हुआ, राइज। दूसरा उसने ये पूछा कि अधिकांश जो महाजनपद हैं वो क्यों पूर्व की ओर चले गए, वो क्यों ईस्ट की तरफ चले गए। ये दो प्रश्न हमें देखने के लिए यहाँ मिल रहे हैं। तो हमारा प्रश्न हमेशा एक ही तरीके से चलेगा जब भी हम उत्तर लिखेंगे कि सर हमें इसके 3 हिस्से बनाने होंगे। पहले हिस्से में हमें इंट्रो लिखना होगा, दूसरे हिस्से में हमें, देखिए बोर्ड मतलब कभी भी कितना रेगुलर है, आई लव द रेगुलरिटी। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि मेरी पहली क्लास है, मेरी दूसरी क्लास होती है। यूपी वाली क्लास में कभी नहीं अटकता ये। यहाँ पर जैसे ही मैं लूंगा तो एक अपना नैंग, इसका ये बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं नैंग, नैंग पूरा करना पड़ता है ऐसे। तो बॉडी, बॉडी के बाद हम क्या लिखते हैं? हमेशा कंक्लूजन। तो ये 3 चीजें यहाँ निकल करके आएंगी, एक इंट्रो, एक बॉडी और कंक्लूजन। तो ये 3 चीजें हमें लिखना था। हमने कहा था कि इसे आप 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, आप 100 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे लिखने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, आप भी रेगुलर हो, आप रेगुलर हो, बोर्ड रेगुलर है। ठीक, चलो ध्यान दो। तो अब पहले बात हम थोड़ा इंट्रो की चर्चा कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हमारे पास चीजें हैं लिखने के लिए। तो इंट्रो में आप महाजनपद के बारे में बता सकते हैं। कैसे? जो हमने कल आपको बताया था कि देखिए मध्य एशिया से, यहीं से शुरू करें आप, कि मध्य एशिया से आर्य नाम की एक खाना बदोश जनजाति अलग अलग शाखाओं में सिंधु और गंगा घाटी क्षेत्र में बसी। ये शाखाएं आगे जाकर के कबीले बने। इन्हीं कबीलों से जन का विकास हुआ, जन से 22 जनपदों का विकास हुआ और 22 जनपद आगे जाकर के 16 महाजनपद बन गए। सिंधु और गंगा घाटी में विस्तृत 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगत्तुर निकाय से मिलती है, जिसके उदय के निम्नलिखित कारण हैं। बहुत अच्छा, आपने 3-4 लाइन का बढ़िया इंट्रो बना लिया। आपने पूरी जानकारी इसमें दे दी कि मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से एक नोमैडिक ट्राइब आई थी जिसे हम आर्यंस कहते हैं। दे केम इंडिया इन डिफरेंट ब्रांचेस। Their branches settled down in the Indus and Ganga basin. Eventually, the branches became the tribe. Tribe became the Jana. Jana became the Janpadas, and 22 Janpadas transformed into the 16 Mahajanpadas. Okay, the information about 16 Mahajanpadas is collected from the Buddhist text Angattur Nikaya. Followings are the reason behind the rise of the महाजनपद। ठीक, अब फिर आप बॉडी पर आ जाएंगे। अब आपने कंक्लूजन बढ़िया ड्रॉ कर लिया, तो अब आप बॉडी पर आ जाएंगे। तो बॉडी में फिर आप कारण लिखना शुरू कर देंगे। याद कीजिए कल हमने आपको कारण बताए थे। हमने आपको बताया था कि
जो यूज ऑफ आयरन है, लोहे का उपयोग होने लगा था कृषि में, और साथ ही साथ लोहे का उपयोग होने लगा था हथियार बनाने में। तो उसमें लिखेंगे कि कृषि में लोहे के उपयोग से कृषि में क्रांति आई, जिस वजह से अधिशेष उत्पादन होने लगा। अगला पॉइंट, अधिशेष उत्पादन के कारण नवीन व्यापारों का सृजन हुआ। अगला पॉइंट, व्यापार की वृद्धि से शहरों का निर्माण होने लगा। फिर आप लिखेंगे कि लोहे के उपयोग के द्वारा बेहतर शस्त्रों का निर्माण होने लगा। ठीक है, हाथी की उपलब्धता, नदियों की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, यह सब इसके कारण। ठीक, फिर इसी में आपको बताना पड़ेगा कि 16 में से लगभग 7 महाजनपद पूर्वी गंगा घाटी में स्थित थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। तो फिर आप उसके कारण बता दोगे, हाथी वगैरह। ठीक है, इसी में आपको बताना पड़ेगा और फिर आप कंक्लूजन पर आ जाओ। और कंक्लूजन जब आप लिख रहे होगे तो इसमें आप ये बता सकते हो, बहुत सिंपल कंक्लूजन, कि ये 16 महाजनपद आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा और बेहतर शब्द में, ये 16 महाजनपद आपस में युद्धरत थे। कालांतर में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा और इसी मगध में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने भारत के पहले साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो ये आपने अगले टॉपिक से कनेक्ट कर दिया कि भैया ये जो महाजनपद हैं ये आपस में लड़ रहे थे, मगध इसमें सबसे पावरफुल था। इसी मगध में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने अल्टीमेटली मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन किया और जो भारत का पहला एम्पायर था, जो भारत का पहला साम्राज्य था। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं एंड दैट विल बी गुड वे टू मेक अ गुड आंसर। अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ ये समझ में आया कैसे लिखेंगे और कैसा लिखा है आप लोगों ने? किस तरह से लिखा है बताइए जरा। हम्म, ठीक है। हाँ ये भी सही है, नो प्रॉब्लम शिखा। हाँ दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वही, ये तो इसमें दुखी होने की क्या बात है खुशबू, ये तो अच्छी बात है कि हमारे इतने सारे पॉइंट आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, सीखना है बस हमें चीजों को। ठीक, कंक्लूजन धीरे धीरे आपसे बन जाएगा। कंक्लूजन जो है वो धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। स्लोली स्लोली आपको पता पड़ेगा कि कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है। अभी तो बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं आपको, इस पूरी जर्नी में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तक आप मेरे साथ इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, यू विल गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अगले हिस्से पर आए। बताइए सभी लोगों की अनुमति है अगले हिस्से पर आने की कि हाँ सर हम रेडी हैं, तैयार हैं? तैयार हैं तो हम शुरू करें अगले टॉपिक को। ठीक, हाँ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अगले हिस्से पर दोस्तों हम आते हैं। हमें अगले टॉपिक को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। क्या लिख रहे हो यार प्रदीप, कुछ भी मतलब है। चलो, वर्ल्ड। अब हमें क्या पढ़ना है? तो हमें बेसिकली अब मगध के बारे में पढ़ना है। हमें मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ना है कि मगध कैसे बना, मगध कहाँ पर था, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले आप लोग हेडिंग डालिए, मगध का विकास और पतन, डिक्लाइन, सॉरी, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ मगध। ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ मगध, ये हेडिंग लगाइए। और इस हेडिंग में भी आप पहला पॉइंट लगाइए, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। समझिएगा और समझने के साथ साथ आप मेरे साथ लिखिएगा। तो देखियो, पहले समझ लो इस बात को कि आखिर मगध किस क्षेत्र में आया। तो ये जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें शुरुआत में जो मगध था, जब स्टार्टिंग में मगध एक महाजनपद बना तो ये सिर्फ बिहार में था। लेकिन धीरे धीरे मगध ने क्या किया, अपने आसपास जितने भी महाजनपद थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया और उन्हें जीतना शुरू कर दिया। तो शुरुआत इसकी बिहार से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके
ये बिहार के साथ उड़ीसा के कुछ हिस्से में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में आ जाएगा और यूपी के भी कुछ हिस्से में आ जाएगा। तो मगध का धीरे धीरे विस्तार होगा। तो अगर इसमें पहला पॉइंट हमें लिखना है तो मगध मगध छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का एक, मैं इस दूसरे पे लिख रहा हूं, आपको मैप तो दिख ही गया है ना, तो मैं दूसरे वाले पे आ रहा हूं, यहां पर लिखना शुरू करते हैं, यहां पे ज्यादा बेहतर बन जाता है लिखते। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं दोस्तों वो है सामान्य सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए अब लिखिएगा मेरे साथ आप, जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहले हम ये जान लें कि आखिर जो मगध है, मगध ये क्या है। तो मगध दोस्तों हम जानते हैं कि छठी से चौथा ईसा पूर्व में विकसित महाजनपद, एक महाजनपद है जो कि 6th to 4th सेंचुरी बीसी में बना था। तो इंग्लिश में लिखेंगे महाजनपद डेवलप्ड बिटवीन 6th and 14th सेंचुरी बीसी, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे क्षेत्र, तो पूर्वी गंगा घाटी ब्रैकेट में बिहार। किस क्षेत्र में आया ये मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से दोस्तों ये ईस्टर्न गंगा वैली में डेवलप हुआ था। और ईस्टर्न गंगा वैली में भी कहां पर, तो बिहार में मुख्य रूप से ये विकसित हुआ। ठीक है। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल इन 16 महाजनपदास। ठीक। मगध के संस्थापक कौन थे, हु वॉज अ फाउंडर, तो याद रखिएगा मगध के संस्थापक बृहदर्थ थे। ठीक है, तो बृहदत्त को मगध का संस्थापक माना जाता है। बृहद्रथ, कैसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो बृहद्रथ को याद रखिएगा दोस्तों, जो बृहद्रथ है उन्हें मगध का संस्थापक माना जाता है। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो जरासंघ को मगध का संस्थापक मानते हैं। अच्छा, इन्होंने महाजनपद के रूप में मगध को नहीं बनाया था, इन्होंने एक जनपद के रूप में मगध को बनाया था। याद रखिएगा, इन्होंने एक महाजनपद के रूप में मगध को नहीं बनाया, दे एस्टैब्लिश्ड मगध एज अ जनपद। ओके, तो मगध के संस्थापक बृहद्रथ या जरासंघ को माना जाता है। यह विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या होता है इसके बाद, जैसे ही मगध एक महाजनपद बन गया, जैसे ही मगध एक महाजनपद बन गया, तो इस पर 3 बड़े वंशों ने शासन किया। तो इस पर 3 बड़े वंशों ने शासन किया। इट इज रूल्ड बाय दी 3 डायनेस्टीज। इट इज रूल्ड बाय दी 3 डायनेस्टी। नंबर 1, सबसे पहले यहां हर्यक वंश का शासन आया। हर्यक वंश के बाद यहां शिशुनाग वंश का शासन आया, शिशुनाग डायनेस्टी का रूल आया। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद दोस्तों यहां पर नंद वंश का शासन, किसका शासन आया, नंद वंश का शासन। तो अब आपको एक पीपीटी दिखाऊंगा और उस पीपीटी को आपको एज इट इज बनाना है। अभी मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं दोस्तों, बहुत ही बेसिक प्रकार की बातें मैंने आपको समझाई हैं। मैंने आपको ये बताया कि मगध का विकास पूर्वी गंगा घाटी क्षेत्र या बिहार वाले रीजन में हुआ।
इसका विकास छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है। इट evolved बिटवीन 6th and 4th century BC। फिर मैंने आपको ये बताया कि इट वॉज मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी स्थापना, इसके जो फाउंडर हैं वो बृहद्रथ या जरासंघ को माना जाता है। लेटर ऑन जब ये जनपद से महाजनपद बन गया तो यहाँ पर तीन बड़े वंशों ने शासन किया, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। और इन सब के समय इसकी राजधानी लगातार परिवर्तित होती रहेगी, इसकी कैपिटल लगातार चेंज होती रहेगी। तो अब इस बात को समझो और साथ ही साथ मेरे इसको ड्रॉ भी करो, ठीक है। मेरे साथ इसको ड्रॉ भी करना है और समझना भी है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा और इसको ड्रॉ भी कीजिएगा, ठीक। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर इस क्षेत्र में कि यहाँ सबसे पहला जो वंश आया वो बृहद्रथ का था और उस समय मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह हुआ करती थी। फिर हर्यक वंश का शासन आया जो कि पहला वंश है। यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इस समय मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और राजधानी वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और इस समय राजधानी पाटलिपुत्र बनेगी। तो देखो ध्यान दो, पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी कब बन रही है? नंद वंश के समय। नंद वंश से पहले कभी भी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी नहीं थी। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और इस समय भी राजधानी पाटलिपुत्र रहेगी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि एक महाजनपद के रूप में मगध में कितनी राजधानियां थीं? एक महाजनपद के रूप में कितनी कैपिटल्स रही हैं? तो देखो, सबसे पहली राजधानी है गिरिब्रज, दूसरी राजधानी है राजगृह, तीसरी राजधानी है वैशाली और चौथी राजधानी है पाटलिपुत्र। बृहदत्त के समय गिरिब्रज राजधानी है, बिंबिसार के समय राजगृह राजधानी है, शिशुनाग के समय वैशाली राजधानी है, नंद वंश के समय पाटलिपुत्र राजधानी है और मौर्य वंश के समय भी पाटलिपुत्र राजधानी है। तो पहले एक बार हिंदी में बनाओ इसे और फिर मैं इंग्लिश में निकालता हूं, ठीक है। हिंदी में इसे ड्रॉ करो, जहां पर आपने सामान्य परिचय लिखा है वहीं पर इसे ड्रॉ करो और जैसे ही ड्रॉ हो जाए तो मुझे बता देना। एक काम करो, हिंदी में जब तक लिख रहे हो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त 2 मिनट पॉज कर लेना यहाँ पर, ठीक है। मैं अलग हो जा रहा हूँ आप यहाँ पर पॉज कर लो। तो पॉज करके जब तक आप ये लिखो, ठीक है, और हिंदी वाले दोस्त जब तक लिख लेंगे, ठीक ये इंग्लिश में है। और ये हिंदी में। लिखिए इसको जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने ये? डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया एक सामान्य परिचय, हमें बेसिक बातें पता पड़ गई मगध के बारे में। मगध कहाँ था, किसने रूल किया, एक जनपद के रूप में मगध को बृहदत्त ने बनाया था। और जब ये महाजनपद बन गया तो यहाँ 3 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद फिर नंद वंश का शासन। पर हमें यह भी समझना होगा कि 16 महाजनपद यहाँ पर थे, 16 महाजनपद यहाँ पर थे। तो मगध में ऐसा क्या खास था कि मगध का इतना विकास हो गया? वॉट वॉज सो स्पेशल अबाउट मगध कि वहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया? तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा, मगध मगध के उत्कर्ष, मगध के उत्कर्ष का कारण। रीजंस behind the rise of मगध। रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ मगध, ये हमें समझना होगा कि मगध ही क्यों, दूसरे इतने ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं बने। तो सबसे पहले आता है भौगोलिक, इसका पहला कारण भौगोलिक अवस्थिति। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब जहां पर सॉरी, जहां पर मगध या बिहार में जिस इलाके में मगध है, उस पूरे क्षेत्र में पानी तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरी बात, इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, लोहा बहुत ज्यादा है। तीसरा, हाथी, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट, हाथी। अत्यधिक उपजाऊ जमीन, अत्यधिक उपजाऊ भूमि, एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल है। और जमीन जब फर्टाइल होगी तो इससे क्या होगा, अधिशेष उत्पादन होगा। इससे क्या होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन होगा। और यही सरप्लस प्रोडक्शन क्या लेकर के आएगा, व्यापार लेकर के आएगा। और व्यापार क्या लेकर के आएंगे, शहर लेकर के आएंगे। तो जब यहाँ पर एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड है, उसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन होगा, विच विल ब्रिंग दी ट्रेड, एंड ट्रेड विल ब्रिंग दी अर्बन सेंटर्स। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अगली बात समझें कि इस क्षेत्र में महत्वाकांक्षी, इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं योग्य शासक। इस पूरे इलाके को बहुत ही योग्य शासक मिले हैं, बहुत ही कैपेबल रूलर्स मिले हैं, कैपेबल रूलर्स। एग्जाम्पल के लिए बिंबिसार, अजातशत्रु, पद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, आगे जाकर के अशोक। तो इस पूरे रीजन में योग्य शासक मिले, योग्य। और बिना योग्य शासक के आपके पास पूरे रिसोर्स हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए, इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको देता हूं कि अभी जो जीवन आप जी रहे हैं, आपके पास अब सारे संसाधन हैं। मैं हमेशा ही बोलता हूं दोस्तों कि अगर आप ये ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इसका मतलब पढ़ाई के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो सभी आपके पास हैं। अब पूरे संसाधन आपके पास हैं,
अब अगर आप कैपेबल हो, अगर आप मेहनती हो, तो आप इन संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा लोगे। अदरवाइज इतने सारे संसाधन रहकर भी आप देख लीजिए कि एक वंश खत्म होगा, फिर दूसरा वंश आएगा, फिर नंद वंश भी खत्म होगा, क्योंकि घनानंद जो शासक होगा वो बहुत ही ज्यादा अयोग्य शासक होगा। तो पूरी चीजें उपलब्ध थी, लेकिन शासक जब अयोग्य आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना कर ली। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है हिस्ट्री से कि जब चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों तो अगर उनको चलाने वाला बेहतर नहीं है तो ये चीज़ें किसी काम की नहीं, और अगर उनको चलाने वाला बेहतर है तो यही चीज़ें आपके लिए सोने हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से मगध दूसरे महाजनपदों की तुलना में काफ़ी आगे बढ़ गया। जो दूसरे महाजनपद थे उनकी तुलना में मगध काफी आगे बढ़ गया। ठीक, अब हम एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे, अब हम एक एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर 3 वंशों का शासन है। तो पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं, हर्यंक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। बताइए एक बार मुझे। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, सर आपने बताया था नहीं, हर एक साम्राज्य नहीं था। देखो जो जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना दोस्त, साम्राज्य, एम्पायर, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हर्यंक एक वंश है, एक क्लेन है, एक छोटा सा डायनेस्टी है, ठीक है, जिसका शासन निश्चित एरिया पर है। लेकिन मौर्य एक एम्पायर है, गुप्त एक एम्पायर है, मुगल एक एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था, वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो इसीलिए डायनेस्टीज और एम्पायर में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, तो हर्यंक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, अब हम हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। इंग्लिश में भी यही है दोस्तों, पितृहंता वंश, हर्यंका डायनेस्टी और पितृहंता डायनेस्टी। अब पितृहंता क्यों? इसलिए कहा गया कि इसके जब प्रमुख शासकों की बात होती है, जब इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात होती है, तो इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार के बाद इसका बेटा आएगा और बेटे का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद इसका बेटा आएगा उदयन। उदयन, ये इसके प्रमुख शासक रहेंगे। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, और सबसे अंत में जो शासक आएगा वो है नागदशक। वो है नागदशक। ठीक, ये 4 शासक। अब इसे हम पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि बिंबिसार की हत्या उसका बेटा अजातशत्रु करेगा और अजातशत्रु की हत्या उसका बेटा उदयन करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये पिता की हत्या करने वाला वंश है, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया। क्यों? क्योंकि उदयन अपने पिता अजातशत्रु को मार रहा है और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर रहा है। और ये हत्या क्यों की जा रही है तो आपको जानकर के शर्मिंदगी हो जाएगी कि यह हत्या सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए की जा रही है। ये जो असैसिनेशन है, दे ऑल असैसिनेशन आर परफॉर्म्ड टू गेट द रॉयल क्राउन।
सिर्फ रॉयल क्राउन के लिए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए ये सारी हत्याएं की गई। इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा गया, इसे पितृहंता डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता। ठीक, अब चलिए हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या जानकारी है। सबसे पहले हम बिंबिसार की बात करते हैं, बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बिंबिसार है, बिंबिसार यह हर्यंक वंश का संस्थापक है। ही इज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। इसके समय पर, इसके समय पर जो राजधानी है, जो कैपिटल है, तो क्या है बताया था आपको, अभी अभी लिखवाया था, जल्दी बताओ। तो सर इसके समय राजधानी है राजगृह। राजगृह इस समय मगध की राजधानी है, राजगृह इस समय मगध की कैपिटल है। तीसरी बात, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी है तथा गौतम बुद्ध तथा गौतम बुद्ध के समकालीन है। ये उसी समय पर शासन कर रहा है जिस समय गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ही इज फॉलोवर ऑफ गौतम, ही इज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म एंड ही इज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्धा। कहा जाता है कि इसने अपने राजवैद्य, इसने अपने राजवैद्य जीवक को गौतम बुद्ध की मदद करने के लिए भेजा था। इसने अपने राजवैद्य जीवक को, इसने अपने राजवैद्य जीवक को गौतम बुद्ध की मदद के लिए भेजा था। तो देखिए, गौतम बुद्ध इसी समय पर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं जिस समय पर बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई है। तो वो भी गौतम बुद्ध को बहुत मानता था, और जब गौतम बुद्ध बीमार पड़े तो उसने अपने राजवैद्य जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा था। तो उसने क्या किया था, ही सेंट राजवैद्य जीवक, ही सेंट राजवैद्य जीवक टू हेल्प गौतम बुद्धा। ओके, तो ये दिखाता है। अब हमें इसके कार्यों के बारे में पढ़ना है कि आखिर कौन कौन से कार्य बिंबिसार के द्वारा किए गए थे, कौन कौन से कार्य बिंबिसार ने किए हैं। आइए इस बारे में जरा अब हम जान लेते हैं। सबसे पहला काम इसने ये किया दोस्तों कि अंग राज्य को, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद को मगध में मिलाया। मर्ज्ड अंग महाजनपद इनटू मगध। इसने अंग को हरा दिया, जो इसके बिल्कुल पड़ोसी में था, अंग को हरा करके इसने मगध में मिलाया। दूसरी बात, अवंती के राजा, उस समय अवंती के राजा प्रद्योत थे। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा। अब ये बात समझने वाली है, ये बात थोड़ा समझने वाली है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दे इस चीज। देखो,
बिंबिसार जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रूलर है। अभी पहले मेरी बात को समझना, बाद में इन चीजों पे प्रश्न करना। बिंबिसार इज अ वेरी वेरी स्मार्ट रूलर। बिंबिसार एक बहुत समझदार शासक है। बिंबिसार को ये पता है कि हमारे आसपास 16 महाजनपद हैं और अभी मगध के पास ना तो इतना पैसा है और ना इतनी पावरफुल आर्मी है कि वो 16 के 16 महाजनपद को हरा दे। तो उसे चुनना होगा कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है, और फिर उसे ये भी चुनना होगा कि उसका कौन सा दुश्मन शक्तिशाली है और कौन सा दुश्मन कमजोर है। तो उस समय अवंती एक बहुत ही शक्तिशाली, अवंती एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी था। कौशल एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी था। वैशाली एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी था। तो उसे ये समझ में आ गया कि अगर मैंने इनके साथ युद्ध किया तो मैं हार जाऊंगा और मगध आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसने युद्ध उन्हीं के साथ किया जो कमजोर थे। तो उसने अंग के साथ युद्ध किया, अंग को युद्ध में हराया और उसे मगध में मिला लिया। अवंती के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता था। तो अवंती के राजा को बनाए रखने के लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया, उसने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। उसने कहा कि यार अवंती के राजा प्रद्योत बहुत पावरफुल हैं, तो इनसे हम अच्छे संबंध बना लेते हैं, इन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। तो दोस्त कैसे बनाया कि एक बार प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई। अब अगर राजा की तबीयत खराब हुई है और कोई उस समय राजा का इलाज कर दे तो राजा को इससे बड़ा सुख क्या है। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। फर्रुखशियर नाम का एक मुगल बादशाह आएगा, बहुत आगे 1717 की बात कर रहा हूं। तो फर्रुखशियर से अंग्रेज मिलने के लिए आएंगे। और अंग्रेज क्यों मिलने के लिए आएंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें व्यापार में और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाए और व्यापार करने के और ज्यादा अधिकार मिल जाए। तो फर्रुखशियर बहुत समय से मना कर रहा था कि ऑलरेडी आपके पास बहुत अधिकार हैं, हम आपको और अधिकार नहीं दे सकते। तो उसी समय कहा जाता है कि फर्रुखशियर को ना एक फोड़ा हो गया था, एक फोड़ा फुंसी हो गई थी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो एक डॉक्टर आया हुआ था अंग्रेजों के ग्रुप में। तो उस डॉक्टर ने फर्रुखशियर को ठीक कर दिया, इलाज कर दिया। फर्रुखशियर इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने सभी बातें मान ली अंग्रेजों की और उन्हें इतने अधिकार दिए, इतने अधिकार दिए कि ब्रिटेन के इतिहासकार कहते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मैग्ना कार्टा था। ऐसी ही कहानी यहाँ है। अवंती के राजा प्रद्योत की तबीयत खराब हुई, अब तबीयत ठीक करना है और इस बात की जानकारी बिंबिसार को मिल गई। तो बिंबिसार ने कहा यही मौका है, इस मौके पर छक्का मार लेते हैं। तो राज्यवैद्य जीवक को, जो उस समय गौतम बुद्ध की सेवा में लगे हुए थे, अब उन्होंने राज्यवैद्य जीवक को बुलाया और कहा कि अब आप कहाँ पर चले जाओ, अवंती चले जाओ और अवंती के राजा की मदद करो और उन्हें ठीक कर दो। राजवैद्य ने ऐसा किया, राजा प्रद्योत ठीक हो गए और अवंती के साथ बिंबिसार के बहुत अच्छे संबंध बन गए। यहां पर बिंबिसार रुका नहीं, बिंबिसार ने एक नई नीति अपनाई जो भारत में पहली बार होने वाली। उसने वैवाहिक नीति अपनाई। इसे कहा जाता है वैवाहिक कूटनीति। इसे क्या कहा जाता है? वैवाहिक कूटनीति कहा जाता है। इसे कहा जाता है मैरिज डिप्लोमेसी। क्या कहा जाता है? मैरिज डिप्लोमेसी कहा जाता है दोस्तों। तो इसने मैरिज डिप्लोमेसी को अपनाया। अब ये मैरिज डिप्लोमेसी क्या है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखो, मैरिज डिप्लोमेसी का अर्थ बड़ा सामान्य है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मगध है, अब उसके अलग अलग दुश्मन हैं। ये दुश्मन हो, मान लो पावरफुल लोग हैं, तो मान लो एक पावरफुल है वैशाली, इसी तरीके से एक पावरफुल है मल्ल, ठीक है, एक पावरफुल है मान लो कौशल। तो अब उसे दिख रहा है कि भैया ये तीन हमें खा जाएंगे और हम इन्हें खा नहीं सकते क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा बड़े हुए नहीं हैं। तो क्या किया जाए, इनसे भी अच्छे संबंध बनाए जाए। अवंती से अच्छे संबंध बन चुके थे क्योंकि वहां पर जीवक को भेज दिया गया था। अब कौशल, वैशाली और मल्ल, ये तीन बचे थे, इनके साथ भी अच्छे रूल बनाना था, अच्छे संबंध बनाने थे। तो इसने एक नई नीति अपनाई कि जो इन राज्यों में जाकर के इसने राजा की बेटियों से
या बहन से शादी का प्रस्ताव रखा, और जब शादी हो गई तो भाई साहब दामाद बन गए। अब दामाद के यहाँ पर थोड़ी ना आप हमला करोगे कि दामाद के यहाँ भी हमला करोगे, तो दामाद बन गए तो फिर हमले की टेंशन ही नहीं। तो पांचवा जो इसका कार्य है, जिसके लिए ये इतिहास में जाना जाता है, इसे कहा जाता है वैवाहिक वैवाहिक कूटनीति। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैरिज डिप्लोमेसी। अब मैरिज डिप्लोमेसी के तहत इसने क्या किया, तो आइए ये समझ लेते हैं। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी कर ली। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला। ठीक है, तो इसने पहली शादी किससे की, जो कौशल के नरेश हैं प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकौशला से शादी कर ली। दूसरा, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से शादी कर ली। वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह। ठीक है, गॉट मैरिड टू चेलना डॉटर ऑफ वैशाली किंग चेटक। अब वैशाली, कौशल, अवंती तीन कंप्लीट हो चुके हैं। अब था मद्र, तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लिया। मद्र या मल्ल देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह। ठीक है, तो ये तीन जगह उसने शादियां कर ली, और शादी करके आधा काम खत्म हो गया भैया। अब अल्टीमेटली आपको फ्री हो, आपको जो करना है आप करो। अब आप अपना एक्सपेंशन करो, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कौशल, वैशाली, अवंती, मल्ल ये हम पर आक्रमण करेंगे, बिकॉज ये आप पर अब अटैक नहीं करेंगे। यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। ठीक है, अंडरस्टूड। और फिर आखिरी में इसकी मृत्यु, डेथ। तो जो इसकी मृत्यु है वो बिंबिसार सॉरी, वो इसके पुत्र पुत्र अजात शत्रु द्वारा हत्या। ओके, तो आप समझ रहे हो, इसीलिए बिंबिसार को कहा जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रूलर था, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शासक था, क्योंकि उसने युद्ध भी किया, और युद्ध के साथ साथ उसने कूटनीति का सहारा भी लिया, उसने वॉर के साथ साथ डिप्लोमेसी का सहारा भी लिया। बताइए, क्या ये बात स्पष्ट है, क्या ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो जिंदगी में याद रखना, अगर आप बहुत ज्यादा अकड़ू हो तो अकड़ वहीं दिखाओ जहां पर अकड़ चल सकती है। ठीक है, जहां पर डिप्लोमेसी से काम हो जाए वहां डिप्लोमेसी से काम करना, हर जगह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। समझ रहे हो, हर जगह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। इतिहास सिखाता है आपको, इतिहास से अगर आप सीखना चाहो तो इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये सब आर्यंस हैं, ठीक, ये सब आर्यंस हैं, तो इतिहास से सीखा करो। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह अकड़ जाते हैं, ठीक है, हर जगह नहीं अकड़ना चाहिए। कहीं जहां पर अकड़ चलेगी वहां अकड़ चलाओ, जहां पर अकल चलेगी वहां अकल चलाओ। सीखो भैया, तभी जाकर के अच्छे अधिकारी बन पाओगे। आपको क्या लगता है कि आपका संघर्ष अभी है? दोस्तों, आप जिस लाइन में जा रहे हो ना,
वहां भी उतना ही संघर्ष है। अब जो प्रशासक की लाइफ हो गई है वो इतनी आसान नहीं रही। रीजन, टेक्नोलॉजी, तकनीक। तो तकनीक की वजह से अधिकांश काम ऑनलाइन है। दूसरी बात, तकनीक की वजह से हर दिन आपको जांचा जाता है। सोशल मीडिया पर आपके बारे में बात होगी, आपके अच्छे बुरे कामों को एवेल्युएट किया जाएगा, विरोध होगा, सारी चीजें होंगी। आपको वहां पर भी ग्रोथ करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप अधिकारी बन के वहीं रुक जाओगे, आगे ग्रोथ करना है। आपका भी सपना होगा कि आप बहुत बड़े पद पर जाएं, तो वहां पर भी उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उतनी ही लगन से आपको काम करना। ठीक। तो जितनी ज्यादा सक्षम आप बनेंगे, जितनी मेहनत अपने आप के ऊपर करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और तभी ये कर पाएंगे जब आप सभी गुणों से संपन्न हैं। लाइफ में एक चीज हमेशा रखना, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है हर चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो शासक और हैं। एक अजातशत्रु और उदयन के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। तो हर एक में पहला था बिंबिसार, अब दूसरा हम पढ़ेंगे अजातशत्रु। अजात शत्रु। ठीक। अपने पिता की हत्या करके ये मगध का शासक बना था। ठीक। तो पहला पॉइंट हम यहीं से शुरू करेंगे। बताइए, पिता ने इतना बड़ा एम्पायर छोड़ा और पिता की ही हत्या कर दी है। 493 BC। अच्छा, आप देखते हो ना, इतिहास में एक अच्छी बात है, इतिहास आपको वैसे ही याद रखता है जैसा आपने इतिहास में किया है। कभी भी, कभी भी अजात शत्रु की बात होगी तो उसके नाम के आगे पहले यही आता है कि पिता की हत्या करके शासक बना, पिता की हत्या करके शासक बना। तो लाइफ में अगर हम कुछ बहुत बुरा काम करते हैं ना, तो हमारा इतिहास भी हमें ऐसे ही याद रखता है। इवन वर्तमान ही हमें याद रखता है, वर्तमान में भी आपको उसी नाम से पुकारा पुकारा जाता है फिर, जो आपने किया है। ठीक। तो इसीलिए जो भी बड़े स्टेप आप जीवन में ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा। वो आपकी पहचान बन जाते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। तो 493 BC पिता बिंबिसार की हत्या करके, पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना, became the ruler of Magad after the assassination of his father Bimbisar, became the ruler of Madar after the assassination of his father Bimbisar। दूसरा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कुशिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कुशिक कहा जाता है। तो इसका एक और नाम है, अन्य नाम, अदर नेम, कुशिक। ठीक। तीसरी बात, प्रारंभ में, प्रारंभ में जैन धर्म तथा कालांतर में, कालांतर में बौद्ध धर्म का अनुयायी। इनिशियली, इनिशियली follower of Jainism, later became the follower of Buddhism, later became the follower of Buddhism। Initially follower of Jainism, later became the follower of Buddhism। तो इसके समय पर क्या हुआ था? इसके समय पर प्रथम, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर किया गया था? राजगृह, राजगृह में आयोजन किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है। तो ये दिखाता है कि शुरुआत में
He followed Jainism, but later he started following Buddhism, and at his tenure, first Buddhist council took place at Rajgraha, uh, प्रेसाइडेड बाय महाकश्यप। ओके, तो ये शुरुआत में जैन धर्म का पालन करता था, बाद में बौद्ध धर्म का पालन करने लगा, और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ। इसके समय की सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात सुनिए आप, कि इसने दोस्तों क्या किया, मंत्री वर्षकार की सहायता से, मंत्री वर्षकार मंत्री वर्षकार की सहायता से, मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर वैशाली पर अधिकार किया। ये इसके समय की सबसे बड़ी घटना है। इसलिए बड़ी घटना है, आप अगर पीछे जाएंगे तो हमने ये पढ़ा था कि इसके जो पिता हैं बिंबिसार, उन्होंने वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वैशाली क्या होगा अजातशत्रु का? तो वैशाली बेसिकली ममयारा हो गया। हमारे यहाँ पर भी तो यही होता है ना, कि ममयारा हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पिता का विवाह कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था, तो वो ममयारा था इसका। लेकिन बावजूद इसके इसने वैशाली पर अटैक कर दिया और वैशाली को मगध का हिस्सा बना लिया। तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक था अजातशत्रु। ठीक है, रिश्ते नातों की परवाह ही नहीं है, सबको खत्म करते जा रहा है। ठीक है, जो भी रास्ते में आ रहा है तो सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये एक चीज है इसके बारे में जो आपको ही पता होनी चाहिए, कि ही कैप्चर्ड वैशाली। अंततः क्या हुआ दोस्तों? अंततः ये हुआ कि 461 बीसी में 461 बीसी में पुत्र पुत्र उदयन द्वारा हत्या। He was assassinated by his son उदयन। उदयन ने अंततः इसकी हत्या कर दी, और फिर इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाने लगा। क्या कहने जगह? पितृहंता वंश कहा जाने लगा। ठीक, तो भैया ये है अजातशत्रु उर्फ कुशिक की कहानी। खतरनाक आदमी है भैया अजातशत्रु, डेंजरस टाइप का प्रणाली। ये आप लोग किस डिस्कशन में लग गए भैया? मैं अजातशत्रु की बात कर रहा हूँ, आप लोग किस एक्टर की बात कर रहे हो? इनकी भी कहानी खत्म, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने। धीर पूछ रहे हैं कि प्रियंका आप किसकी तैयारी कर रहे हो? दोस्त आप किसकी तैयारी कर रहे हो? तो धीर, यस सर, किसी को धोखा दे करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अभी से प्रिपरेशन शुरू करो रूबी, अनडाउटेडली इट फॉर टैट। ठीक यार, शायद जहां तक मुझे याद है, मैं भूल रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं पता, पर शायद ये महाकौशला या शेमा इनमें से किसी का पुत्र था। ठीक बिल्कुल नहीं, वो उसके नोट्स दे दिए मैंने, बाकी आगे जाके पढ़ा देंगे, जो जरूरी नहीं है उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आखिरी शासक की चर्चा करते हैं। अब हम उदयन के बारे में पढ़ते हैं। उदयन के बारे में, उदयन, ध्यान दो। उदयन ये भी अपने पिता की हत्या करके शासक बना है। ये भी क्या है? अपने पिता की हत्या करके शासक बना है। तो कुछ ज्यादा ही मोटा हो
चलें, तो 461 बीसी, 461 बीसी में पिता अजातशत्रु की हत्या के बाद मगध का शासक बना, became the ruler of Magad after the assassination of his father अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु की हत्या करने के बाद ये क्या बना था, मगध का शासक बना था। दूसरी बात, इसके द्वारा जो सबसे बड़ा काम किया गया, इसने पाटलिपुत्र इसने पाटलिपुत्र नगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड दी पाटलिपुत्र सिटी, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन के द्वारा की गई थी। तीसरा, जैन धर्म का अनुयायी, फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ये जैन धर्म का अनुयायी है उदयन। ठीक, और नंबर 4 लिखेंगे, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो उदयन के बारे में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बस एक ही बात है कि ही स्टैब्लिश दी पाटलिपुत्रा, जो आगे जाकर के मौर्य साम्राज्य नंद वंश की राजधानी बनेगी। ठीक है, तो वही सबसे बड़ी बात है। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो है नाग दशक। हर्यक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन है, नाग दशक। ठीक, और नाग दशक की हत्या किसने की है, तो नाग दशक की हत्या करता है शिशुनाग, और शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना की, किसकी स्थापना की, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो लास्ट जो रूलर है हर्यंका डायनेस्टी का वो है नाग दशक। नाग दशक इज assassinated by शिशुनाग एंड शिशुनाग एस्टैब्लिश शिशुनाग डायनेस्टी। ऐसे आगे बढ़ा है। हर्यंका डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, बिंबिसार ने। लास्ट रूलर कौन रहा, नाग दशक। नाग दशक को किसने मार डाला, शिशुनाग ने मार डाला, और शिशुनाग ने नाग दशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो कि अगली डायनेस्टी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ऑल गुड, यहां तक बात क्लियर है। आपका चैट आ जाए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जैन धर्म, हाँ ये मतलब ये मुझे भी लगा, ये जो आप कह रहे हो ना निशा, निशा ये मैं भी सोच रहा था कि देखो ये होता है कि आधे अधूरे मन से चीजों को फॉलो करना। सॉरी यार, ये आना था। ओके, कि जो अजात शत्रु है वो शुरुआत में जैनिज्म को मान रहा है, फिर वो बुद्धिज्म को मान रहा है, और दोनों ही अहिंसा की बात करते हैं। और भाई ने थोक के भाव में हिंसा की है, थोक के भाव में हिंसा की है लिटरली। फिर उदयन भी ऐसा है, वो भी जैनिज्म को मान रहा है पर हिंसा कर रहा है। तो ये होता है अपने हिसाब से चीजों को मानना। देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई आपको आज बोल, एक कड़वी सच्चाई, आज भी हम ईश्वर को मानते हैं। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने ईश्वर को सब मान रहे हैं, ऑल दो ईश्वर एक है ये भी आप जानते हैं, पर हम सभी ईश्वर को मानते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि उस ईश्वर को हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से हम बदल देते हैं। ठीक है, जब हमें जरूरत है
तो हमने ईश्वर को अपने हिसाब से बदल दिया, रीति रिवाजों को अपने हिसाब से बदल दिया। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ इस चीज का कि हम माता की पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम माता काली की उपासक हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, पर क्या उतना ही सम्मान हम महिलाओं को देते हैं? क्या उतनी ही रिस्पेक्ट हम वुमेन को देते हैं? ठीक है, कहा कि नहीं 9 दिन बस हम व्रत रखे हुए हैं, 9 दिन हमने उपवास किया, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आपकी उपासना है, श्रद्धा है, धर्म है, पर क्या वो चीज आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी बेटी पर, अपनी पत्नी पर, अपनी माँ पर, अपने पड़ोसी पर, और देश दुनिया में जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर? तो वो दिखाता है हमारे दोहरे चरित्र को। इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान ने तो ये कहा ही है, बड़ी अच्छी कहानी बचपन से हम सुनते हुए आए हैं कि एक व्यक्ति है जो सुबह शाम पूजा करने के लिए जा रहा है, फिर एक दिन बाढ़ आई तो वो पूजा करने नहीं गया, लेकिन एक व्यक्ति है जो भगवान को प्रतिदिन जाता है सिर्फ डंडा मारने के लिए, बहुत बाढ़ आई थी फिर भी वो भगवान को डंडा मारने चला गया, भगवान प्रकट हो गए उसके साथ, ठीक है, और भगवान ने कहा कि भैया हम तो आपको डंडा मारने आ रहे हैं, कह रहे हैं देखो तुमने एक काम किया लेकिन श्रद्धा से किया, पूरी लगन से किया। तो ईश्वर यही चाहता है कि आप मानव कल्याण कीजिए और पूरी लगन से कीजिए। मैं लाइफ में आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर गुड विद द ह्यूमन, इससे बड़ी ईश्वर की सेवा नहीं है। जिस दिन आपने जीवों को दुख दिया, चाहे ह्यूमन हो या कोई भी हो, जिस दिन भी आपने जीव को दुख दिया, उस दिन आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं, आप भगवान से दूर हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें दिखेंगी आपको यहाँ, यहाँ भी आगे भी सारी चीजें दिखेंगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, डी पर आते हैं। अब हमें नागवंश की चर्चा करनी। लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की अब हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। आइए, छोटा सा है, एक ही पीपीटी में खत्म हो जाएगा। संस्थापक, फाउंडर, फाउंडर शिशुनाग, शिशुनाग, ये जो है ना दोस्तों, ये नाग दशक का, नाग दशक का अमात्य था। अमात्य मतलब सबसे बड़ा मंत्री कह सकते हो आप इसे। ही वॉज अमात्य, ही वॉज अमात्य ऑफ नाग दशक, वो नाग दशक का अमात्य था। ठीक है, वो नाग दशक का क्या था? अमात्य था। दूसरी बात आप समझें जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके समय पर राजधानी क्या हो गई? तो इसने वैशाली को राजधानी बनाया। तो ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसने वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, इसने वैशाली को अपनी कैपिटल बनाया था। प्रमुख शासक, इस वंश का प्रमुख शासक, इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो है काला शोक। काला शोक, देखो अशोक नहीं है, ये काला शोक है। काला शोक शिशुनाग डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। क्यों है इंपॉर्टेंट, ये आपको अब समझ में आएगा। इसने दो बड़े काम हुए थे इसके समय। एक तो इसने पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और अब मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र ही रहेगी। देखो दो सवाल आएंगे। पहला सवाल पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड द पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बट जो कालाशोक है, इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। ठीक है, कालाशोक ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया।
सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर किया गया? वैशाली, वैशाली में आयोजित किया गया। ठीक है, इसे कहाँ आयोजित किया गया था? वैशाली में आयोजित किया गया था। और सभा कमी इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? सभा कमी। ठीक, तो सभा कमी इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो याद रखना, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली और सभा कमी क्या थे? इसके अध्यक्ष। फिर अंतिम शासक की बात कर लेते हैं कि अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अंतिम शासक नंदीवर्धन। एक संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली, प्रमुख शासक कालाशोक। ये बातें आपको शिशुनाग वंश के बारे में पता रखनी है, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पता रखनी। ठीक, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बता दो। बहुत छोटा है, मैंने कहा ना शिशुनाग डायनेस्टी में कुछ ऐसा विशेष नहीं है पढ़ने के लिए। सॉरी सॉरी, अर्चित में याद रखूंगा। अर्चित, आई रिमेम्बर दिस। अमात्य का मतलब होता है महामंत्री, एक प्रकार से प्रधानमंत्री समझ लो आप अमात्य को। देखो, पहले ये बैच कंप्लीट कर लो, ठीक, फिर यूपीएससी ले लेना। ये बोल क्या रहे हो तुम? वर्ड लिखना सिखा दो मतलब? मैं समझा नहीं, अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ वर्ड लिखने का मतलब क्या है। देखो, ये वर्ड होता है, जैसे मैंने लिखा, मान लेते हैं कि मैंने एक लिखा शिशु नाग, शिशु नाग, तो ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, यार ये जानकारी नहीं है शिशुनाग किसका बेटा था। हाँ, वंश क्रम से। ठीक, चलो आखिरी टॉपिक पर हम आते हैं, बिल्कुल छोटा सा, इसको पीपीटी से ही लिख लीजिए आप लोग। ठीक, इसको पीपीटी से ही लिख लीजिए, आखिरी में समझ लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। नंदवंश। ठीक है, नंदवंश के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा जरा। देखिए दोस्तों, जो नंदवंश है, जो नंदवंश है, इसके संस्थापक, इसके फाउंडर महापद्मानंद थे। महापद्मानंद को तीन उपाधियां मिली हुई थी, एक उग्रसेन की उपाधि, दूसरी एक छत्र की उपाधि और तीसरी एक राट की उपाधि। नंदवंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर घनानंद होगा, और घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर ली। तो इतनी बातें आपको नंद वंश के बारे में याद रखनी है कि नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। नंदा डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय महापद्मानंद, और महापद्मानंद को तीन उपाधि मिली हुई थी, उग्रसेन, एक छत्र और एक राट। ये तीनों उसके टाइटल हैं, दे आर दी टाइटल। और एक और बात याद रखिएगा, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वॉज घनानंद। घनानंद was defeated by Chandragupta Maurya and Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire. घनानंद was contemporary to सिकंदर और अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भारत पे अलेक्जेंडर का अटैक होगा, और अलेक्जेंडर जब इंडिया में अटैक करेगा तो उस समय मगध में घनानंद का रूल चल रहा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड द इंडिया हु वॉज द रूलर ऑफ मगध। तो याद रखिएगा, इस समय मगध का शासक कौन था दोस्तों? तो जब घनानंद अटैक करेगा तो मगध का शासक है घनानंद। ठीक है, देख लीजिए एक बार यहाँ पर, इंग्लिश में भी है, उग्रसेन, एक छत्र, एक राठ, और याद रखिएगा लास्ट रूलर
घनानंद है और अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड घनानंद एंड एस्टेब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी। तो ये दोस्तों मगध के बारे में सारी बातें थी। अब अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि भारत में विदेशी आक्रमण होंगे पहली बार। सबसे पहले पर्शियन इंडिया में अटैक करेंगे और पर्शियन के बाद जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स इंडिया पर अटैक करेंगे। तो पर्शियन पहले अटैक करेंगे और फिर ग्रीक्स अटैक करेंगे, और ग्रीक में जो अटैक करेगा वो होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो होगा सिकंदर। ठीक, तो आज की क्लास में हमने मगध के बारे में सारी बात कर ली, मगध के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास अगर आज ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली 99% आज आपकी एक और क्लास होगी, क्योंकि एक दिन का हमने बीच में ऑफ लिया था तो वो हमें कवर करना। ठीक है, चलिए तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आज चूंकि पूरा टॉपिक प्रीलिम्स का है तो इस टॉपिक में आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा मुख्य परीक्षा का। अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत पर विदेशी आक्रमण, वहां से मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न दूंगा आंसर राइटिंग के लिए। और अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग आंसर लिख रहे हैं, पहले इस बात का जवाब दो। पहले मुझे जवाब दो कितने लोग नोट्स बना रहे हो क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तभी मतलब है कि मैं आपको इतनी मेहनत करके बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाऊं। अदरवाइज बोर्ड पे लिखने का मतलब नहीं है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? अच्छा, बुंदेलखंड से हैं। निशा कहाँ से हो आप? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य। वर्ड संग्रह, हाँ यार, वो चीज़ें मैं दिमाग में लिख लेता हूँ। ठीक, चलो तो नोट्स रेगुलर बनाओ, आंसर रेगुलर करो, और इसके बाद जो मैं अगला प्रश्न दूंगा वहीं से आपकी एक जो सेशन मैंने कहा था ना कि मैं आपको वर्ड लिखना सिखाऊंगा, तो वहीं से आप वर्ड के बारे में लिखना सीख जाए। ठीक, चलिए। और जो आप कह रहे थे शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, जितने भी नोट्स अभी मैंने आपको एक हफ्ते में बनवाए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं। वो सारे क्या हैं? शॉर्ट नोट। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।